वेलकम फ्रेंड्स। आज है 23 सितंबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 23 सितंबर से सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा कीजिएगा ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो उसे आप लोग लिख सके। ठीक है, जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नए मिशन पर मोदी। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए अमेरिका गए हैं। ठीक है, अमेरिका गए हैं, यूएसए में गए हैं। जो 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में हो रहा है। ठीक है, अमेरिका की न्यूयॉर्क में हो रहा है, इतना आपको याद रखना है। हमारा जो भारत के प्रधानमंत्री हैं जो 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसमें तो शामिल हो गए हैं, साथ में जो क्वेड की समिट होगी उसमें भी शामिल होंगे। इसमें आपको याद रखना है कि जो क्वेड है उसमें 4 देश है, तो क्वेड के जो 4 देश हैं उनके जो इम्पोर्टेंट नेता हैं उनका नाम देख लीजिए। जो जापान है, जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो योशिहिदे सुगा। ठीक है, योशिहिदे सुगा नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, उसके बाद है यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जो बाइडन किस नंबर के हैं, तो 46वें नंबर के हैं, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, किस नंबर की हैं, 49वें नंबर की हैं। इनके बारे में इतना आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोरोना से मरने वालों के परिवार को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी अनुग्रह राशि प्रदान करने की गाइडलाइन। इसके तहत बोला गया है कि जिन भी फैमिली में कोरोना से मौत हो गई है उनको सरकार जो है 50,000 रुपया देगी। ठीक है, 50,000 रुपया देगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, पैसा किसके अकाउंट में जाएगा, तो पैसा जो है परिवार के सदस्य के आधार से जुड़े खाते में सीधे ट्रांसफ़र किए जाएंगे सरकार के द्वारा। ये पैसा कहाँ से दिया जाएगा, तो आपको नोट कर लेना है। ये पैसा जो है राज्य आपदा कोष से दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ये पैसा कहाँ से दिया जाएगा, तो राज्य आपदा कोष से पैसा दिया जाएगा। जो 50,000 जो अनुग्रह राशि है ये कब तक लागू रहेगी, तो जब तक भारत में कोरोना है। अगर कोरोना से किसी भी फैमिली की दुखद मृत्यु हो जाती है तो सरकार उन्हें 50,000 रुपया देगी। फॉर्म जमा करने के 30 दिनों के भीतर जो आपको पैसा यहाँ पर देने की बात की जा रही है कि जिन भी फैमिली की अगर कोरोना से डेथ हो जाती है तो उनको अगर वो फॉर्म जिले में जमा करते हैं तो 30 दिन के अंदर उनको 50,000 रुपये का जो सहायता राशि है उनको प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ नीचे है कि हीरोइन तस्करी में असली खिलाड़ी पाकिस्तान। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि यहाँ पर आप समझ लीजिए मैप में, ये आपके अफ़गानिस्तान है, ये ईरान है, ये आपके पाकिस्तान है, ये अपना भारत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अफ़ीम होता है ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में पहुँचता है, और जो पाकिस्तान में पहुँचता है ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो लेके आती है, और जो खुफिया एजेंसी है वो आपके भारत में एक तरीके से सप्लाई करती है। अगर पकड़ा गया तो नाम हो गया तालिबान का, अगर नहीं पकड़ाया तो ठीक है, चला गया पैसा भारत में अफीम आ गया, और उस पैसे का इस्तेमाल जो ISI क्या करती है तो आतंकवाद में उस पैसे का इस्तेमाल करती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान से आपको अफीम आता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अफीम आता है, उस अफीम को कन्वर्ट किया जाता है पाकिस्तान में जो है हीरोइन के रूप में। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अफ़गानिस्तान से अफीम आता है पाकिस्तान में और उस अफीम को कन्वर्ट किया जाता है हीरोइन के रूप में। ठीक है, अभी चर्चा में किस लिए था कि मुंद्रा पोर्ट पर आपको पता है कि अफीम के जो हीरोइन है बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ाया था। कल के न्यूज़ में हम आपको पढ़ाए भी थे, तो उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। मुंद्रा पोर्ट आपको याद रखना है कि गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, बाइडेन के साथ भी ओबामा व ट्रंप जैसी होगी मोदी की केमिस्ट्री। जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबंध बराक ओबामा और ट्रंप के साथ था, उसी प्रकार का संबंध जो है बाइडेन के साथ भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 7 वर्षों में मोदी की यह 7वीं अमेरिकी यात्रा है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी सिर्फ कहानी की बात लिखी गई है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक है कि किसी भी सुरक्षा चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ये किसके द्वारा बोला गया है, तो सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा, नोट कर लीजिएगा। इनके द्वारा बोला गया है कि भारत जो है 2 फ्रंट पर एक बार युद्ध लड़ सकता है। एक फ्रंट आपके चाइना का फ्रंट और एक फ्रंट आपके पाकिस्तान का फ्रंट, मतलब कि पूर्व पश्चिम दोनों फ्रंट पर एक साथ भारत युद्ध लड़ सकता है। ये सेना प्रमुख जो जनरल
मनोज मुकुंद नरवणे हैं, इनके द्वारा बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है मुलाकात से। वायुसेना के होने वाले प्रमुख BR चौधरी, जो वायुसेना के प्रमुख कौन बनेंगे, तो BR चौधरी बनेंगे, नोट कर लीजिएगा। ये हमारे रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह। साथ में आपको याद रखना कि वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन हैं, तो RKS भदौरिया हैं। RKS भदौरिया जो है 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे, तो उनके स्थान पर जो है उनके स्थान पर BR चौधरी वायुसेना के प्रमुख बनेंगे, इतना आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ है कि एयर इंडिया के चेयरमैन राजीव बंसल जो हैं विमानन सचिव बने। जो पहले एयर इंडिया के चेयरमैन थे राजीव बंसल, अब इनको जो है नया उड्डयन सचिव बना दिया गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नया उड्डयन सचिव बना दिया गया है, इस बात को आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है कि राजा रमन यहाँ कहीं देखिए लिखा होगा, जो राजा रमन है उनको दूर संचार विभाग का सचिव बना दिया गया। फिर से बोल देते हैं, राजा रमन को दूर संचार विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि राजीव बंसल को जो है विमानन सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, विमानन सचिव नियुक्त किया गया है, नया उड्डयन सचिव नियुक्त किया गया है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कल कोरोना कितने मामले आते हैं, तो कल कोरोना के टोटल आपके 26,964 मामले आते हैं, जिसमें केरल का अकेले आपके 15,000 मामला आता है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए ये नाम इम्पोर्टेंट है कि भारत के वैक्सीन निर्यात शुरू करने के फैसले को WHO ने सराहा। तो जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो महानिर्देशक कौन है ये आपको याद रखना है, तो टेड्रोस हैं। ठीक है, टेड्रोस याद रखिएगा कि WHO के जो महानिर्देशक हैं टेड्रोस हैं। फिर से बोल देते हैं, टेड्रोस, एग्जाम में पूछा जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इस साइड में देखिए यहाँ पर कि अनुराग ठाकुर करेंगे पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का आगाज। तो आपको याद रखना है कि पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होगा, तो लेह लद्दाख में होगा। ठीक है, लेह लद्दाख में होगा, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और कब से कब तक होगा, तो 24 सितंबर से 28 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन कौन करेंगे, तो अनुराग ठाकुर करेंगे। अनुराग ठाकुर कौन है, तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, आयोजन करने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि पहाड़ी राज्यों को मुख्य धारा की सिनेमा से जोड़ना। फिर से बोलते हैं, पहाड़ी राज्यों को मुख्य धारा की सिनेमा से जोड़ना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है कि इसका उद्घाटन फिल्म कौन सा है, तो अभी लेटेस्ट फिल्म आया जिसका नाम है शेरशाह, इसका उद्घाटन फिल्म होगा। ठीक है, जो शेरशाह मूवी है उसके अभिनेता का नाम लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत फेमस मूवी हो गया है। तो उस जो अभिनेता का नाम है सिद्धार्थ मल्होत्रा। ठीक है, सिद्धार्थ मल्होत्रा। और जो शेरशाह मूवी है इसके निर्देशक कौन थे, तो विष्णुवर्धन इसके निर्देशक थे। उसके बाद आपको लद्दाख के बारे में याद रखना है, तो लद्दाख के पहले एक बार आप मैप देख लीजिए। ये अपना लद्दाख है, पूरा जो एरिया है ये अपना लद्दाख है। ठीक है, जो लद्दाख अब तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश कब बना है, तो 31 अक्टूबर 2019 को बना है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। जो लद्दाख है, लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट हैं, तो लेह है। ठीक है, लेह है और कारगिल। ठीक है, कारगिल है, नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में जो लद्दाख है इसके उपराज्यपाल कौन है, तो इसके उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। इसे याद रखिएगा कि बोलते हैं ना, पहाड़ जो साधु लोग होते हैं पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं और राधे राधे करते रहते हैं, तो इसी प्रकार से याद रखना है कि राधा कृष्ण माथुर जो हैं लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। साथ में आपको याद रखना है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी आपके लद्दाख में है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जो आपके यहाँ पर देखिए, जो लद्दाख है इसकी सीमा याद रखिएगा, इसकी सीमा जो है लगता है चाइना से, पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से। ठीक है, क्योंकि जो ये हमारा एरिया है, ये पूरा हमारा एरिया है, इस पर इलीगल तरीके से कब्जा पाकिस्तान कर लिया है, फिर भी हमारा ही एरिया इसे हम अभी तक मानते हैं। हमारी 106 किलोमीटर सीमा लगती है अफ़गानिस्तान से। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक अगला मैप दिया गया, इसे देख लीजिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किन 2 देशों के बीच में है, तो चीन और भारत के बीच में। ठीक है, चीन और भारत के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर अक्साई चीन, इस पर चाइना ने
अधिकार कर लिया है, हमसे छीन लिया है। कब छीना है? तो 1962 में हमसे छीना है, लेकिन हम लोग जो है कभी ना कभी इस क्षेत्र को जरूर अपने कब्जे में ले लेंगे। उसके बाद है लाइन ऑफ कंट्रोल। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। भारत और जो पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैक मोहन रेखा है, ठीक है, मैक मोहन रेखा है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम शुरू हो गया है। नेशनल सिंगल विंडो जो सिस्टम है, इसका लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम होता क्या है? तो समझ लीजिए आप लोग, ये होता है एक पोर्टल है, ठीक है। एक पोर्टल बना दिया गया कि जो भी कंपनी कोई भारत में आके अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, उस कंपनी के माध्यम से सिर्फ एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। वो जो कंपनी है रजिस्ट्रेशन कर देगी इस पोर्टल के माध्यम से। जितना भी उनको क्लियरेंस मिलना है, सारे क्लियरेंस उनको एक ही पोर्टल पर मिल जाएगा, ठीक है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ये है। पहले था कि कोई अगर कंपनी भारत में अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है तो उनको जो है बहुत सा मंत्रालय में जाना पड़ता था अपना फाइल लेके। तो उससे क्या होता था, उनका टाइम भी चला जाता था और उनको करप्ट जो हमारा सिस्टम था उसका भी सामना करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि उनका टाइम भी बच जाएगा, जो हमारा करप्ट सिस्टम है उससे भी वो बच सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें जो है 18 विभाग और 9 राज्य अभी शामिल हुए हैं वर्तमान में। तो 9 राज्य कौन कौन है? गोवा है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश अभी शामिल हुए हैं। और दिसंबर में 5 राज्य और भी शामिल हो जाएंगे, इसे नोट कर लीजिएगा। और जो 18 विभाग हैं इसके बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि सतत वृद्धि के लिए स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश की ज़रूरत है, दास के द्वारा बोला गया है। दास कौन है? शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है। इनके बारे में आपको याद रखना है कि आरबीआई, सबसे पहले समझिए आरबीआई, ठीक है। आरबीआई है, इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। भारतीय रिजर्व बैंक, जो आरबीआई है वो भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। और यह जो है भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है, जो भी आपके छोटे छोटे बैंक भारत में उनका संचालन करती है। साथ में आपको याद रखना जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1934 के एक्ट के माध्यम से, 1934 के एक्ट के माध्यम से जो है 1934 के एक्ट के माध्यम से जो है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना जो कोलकाता में की जाती है, ठीक है। कहाँ पर की जाती है? कोलकाता में इसकी स्थापना की जाती है। बट शुरुआत में इसको जो आपके आरबीआई है इसका हेडक्वार्टर आपके कोलकाता में होता है। लेकिन 1937 याद रखिएगा, 1937 में जो है आरबीआई का हेडक्वार्टर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बम्बई बना दिया जाता है, ठीक है, बम्बई बना दिया जाता है। जो आरबीआई है, आरबीआई इसका राष्ट्रीयकरण कब कर लिया जाता है? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबर्न स्मिथ लिख देते हैं। पहले इसके गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबर्न स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष थे। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत जो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि एडीबी ने भारत के वृद्धि अनुमान को घटाकर 10% कर दिया। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके द्वारा भारत के विकास दर को जो है 2020-21 में 10% कर दिया गया है। और इनके द्वारा बोला गया है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का जो विकास दर 7.5% रह सकता है। आपको याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। आपको हम मैप में दिखा देंगे फिलीपींस कहाँ पर है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं मासा तसुंगू, ठीक है, मासा तसुंगू आसाकावा नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वर्तमान में इसके कितने मेंबर हैं? तो 68 मेंबर हैं, 68 मेंबर हैं, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं फिलीपींस कहाँ पर है मैप में।
अपना देखिए देश यहाँ पर ये भारत है, और अपना भारत के साउथ और ईस्ट में आइए तो आपको एक देश मिलेगा यहाँ पर, देखिए फिलीपींस है, ठीक है, ये फिलीपींस है। फिलीपींस जो है आपके प्रशांत महासागर में स्थित है, और आप एक बड़ा मैप में यहाँ पर देखिए ये आपकी फिलीपींस है, ठीक है। फिलीपींस के बारे में बीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि साउथ ईस्ट एशिया का ये मैप है, तो साउथ ईस्ट एशिया के बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा। सभी एग्जाम में जब पता है आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन कंट्री आता है, आपसे 4 को ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा, तो इन सभी नामों को आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपके म्यांमार है, हम बोल देते हैं, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ठीक है। इन सभी कंट्री को आपको जरूर देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर देख रहे हैं इंडोनेशिया में जो है सबसे अधिक द्वीप है, दुनिया में सबसे अधिक दुनिया में सबसे अधिक द्वीप जो है किस देश में, अगर पूछा जाएगा तो इंडोनेशिया में आपको आंसर लगाना है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा न्यूज है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलुरु 23वें स्थान पर है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया, तो स्टार्टअप जीनोम के द्वारा जारी किया, स्टार्टअप जीनोम के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो पहला स्थान किसे मिला है, तो कैलिफोर्निया में जो स्थित है सिलिकॉन वैली, ठीक है, सिलिकॉन वैली, उसे पहला स्थान मिला है। जबकि भारत के जो बेंगलुरु शहर है उसे 23वां स्थान मिला है, और जो दिल्ली है उसे कौन सा स्थान मिला है, तो दिल्ली को आपको 36वां स्थान मिला, ठीक है, दिल्ली को 36वां स्थान मिला है। साथ में आपको याद रखना है कि टॉप इमर्जिंग इकोसिस्टम में जो है लगातार जो है मुंबई दूसरे वर्ष जो है शीर्ष पर रहा है। इस बात को आपको नोट कर लेना है कि टॉप इमर्जिंग इकोसिस्टम में लगातार जो है दूसरे वर्ष मुंबई शीर्ष पर रहा है, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज देख, जी एंटरटेनमेंट और सोनी इंडिया का होगा आपस में विलय, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये विलय होगा, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दिसंबर के आखिर तक यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ व्यापक व्यापार समझौता हो सकता है, तो जब होगा तो हम लोग इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगा यूएई, ठीक है, जो यूएई की कंपनियां हैं, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब अमीरात, जहां पर अभी आईपीएल हो रहा है, तो उनकी देश की जो कंपनियां हैं वो भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर निवेश करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज, काबुल में चीन, काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है, रूस और पाक के दूतों ने सुधारों के लिए तालिबान को समझाया। आपको पता है कि तालिबान के जो अंतरिम सरकार है उसमें ना तो महिलाओं को कोई अधिकार दिया गया, ना तो सीट दिया गया, मतलब किसी महिलाओं को मंत्री भी नहीं बनाया गया, ना तो जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको मंत्री बनाया गया। तो इसी क्रम में जो चीन, रूस और पाक के दूत हैं उनके द्वारा जो तालिबान है उससे बातचीत की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि तालिबान ने UNGA में हिस्सा लेने के लिए गुतेरेस को लिखा पत्र लिखा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 76वें सत्र चल रहा उसमें भाग लेने के लिए जो तालिबान के द्वारा पत्र लिखा गया है गुतेरेस को, ठीक है। तो गुतेरेस कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के वाहनों पर हुए हमले, 5 की मौत। अफ़गानिस्तान के लिए अब छोटी बात हो गई ये सब। उसके बाद नेक्स्ट है कि कश्मीर पर नरम पड़े तुर्की के राष्ट्रपति, तो हम तुर्की का मैप भी देखेंगे, ठीक है। और तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रेसेप तैयब एर्दोगन, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चीन अब विदेश में नई कोयला परियोजनाएं शुरू नहीं करेगा, क्योंकि देखिए चीन है बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैस का उत्पादक है, तो चीन को वास्तव में इस सब चीज़ को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रोकेंगे तो दुनिया आज एक तो ऐसा ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कल जो हमारे जो सर्वे में भी आया था कि जो समुद्र के जो कोस्टल एरिया हैं उसके बहुत से शहर डूब जाएंगे। तो सही बात है कि आप जो भी कंट्री कोयले से बिजली उत्पादन कर रहे हैं, भारत भी कर रहा है, तो धीरे धीरे उसे कम करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मैप देखेंगे, हम लोग टर्की का मैप देखेंगे और साइप्रस का मैप देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एक नेपाल का मैप देखेंगे। तो पहले खबर देख लेते हैं कि भारत और चीन के साथ संबंधों में संतुलन बनाकर चलेगा नेपाल। ये नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं इनके द्वारा ये चीज़ बोला गया है। साथ में आपको याद रखना है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है शेर बहादुर देउवा, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेर बहादुर देउवा, और राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी।
यहाँ पर नेक्स्ट है कि साइप्रस पर प्रस्तावों का सम्मान करने की ज़रूरत, जयशंकर। आपको याद होगा कि जब टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कश्मीर के मुद्दे पर बोला था, तो हमारे खिलाफ एक तरीके से बोला था एर्दोगन, तो हम लोगों ने सोचा था कि जो साइप्रस एक कंट्री है, ठीक है, हम लोग साइप्रस के मुद्दे को हाइपर करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि परेशान कौन होगा, टर्की भी परेशान होगा। तो हम लोग साइप्रस का मैप देख लेते हैं और टर्की का मैप देख लेंगे और नेपाल का मैप देख लेते हैं, ठीक है। ये देखते हैं मैप, ये आपकी टर्की है, ठीक है। टर्की का जो इलाका है, ये इलाका यूरोप में आता है, इस बात को आपको ध्यान रखना। टर्की का जो विस्तार है, एशिया और यूरोप दोनों में टर्की का विस्तार है। टर्की के नीचे में यहाँ पर देखिए साइप्रस है, ठीक है। जो आधा इलाका है उस पर टर्की का अधिकार है, आधा आपके एक तरीके से स्वतंत्र है साइप्रस। इसमें आपको याद रखना है कि जो साइप्रस है किस सी में स्थित है, तो मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में स्थित है साइप्रस, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइप्रस का बड़ा मैप है, इसमें देखिए लिखा गया है कि जो इलाका एक तरीके से जो टर्की कंट्रोल करता है, एक तरीके से स्वतंत्र है टर्की में। साथ में आपको याद रखना है कि यहाँ पर सीरिया की सीमा जो है भूमध्य सागर से लगती है, पूछा जाता है क्वेश्चन में। लीबिया की सीमा भूमध्य सागर से लगती है और इजराइल की भी सीमा भूमध्य सागर से लगती है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेडिटेरियन सी है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ब्रिटेन ने कोविड शील्ड को स्वीकृति दी लेकिन भारतीयों पर पाबंदियाँ बरकरार। ब्रिटेन ने जो कल का न्यूज़ में पढ़े थे कि कोविड शील्ड और भारतीय दोनों को एक तरीके से नेगलेक्ट कर रहा था। जो कोविड शील्ड है उसे तो बोला ब्रिटेन की हम मान्यता दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके देश से जो भी, भारत से जो भी व्यक्ति अगर ब्रिटेन जाता है तो उसे ब्रिटेन में 10 दिन आइसोलेशन में रहना ही होगा। उसमें कोई आपकी पाबंदियाँ में हम कमी नहीं करेंगे। जो पाबंदी लगा दिए हैं तो लगा दिए हैं, उसमें कोई एक तरीके से बोलते हैं ना कमी, उसमें कमी नहीं किया जाएगा। जो कोविड शील्ड है, कौन सी कंपनी बनाती है जो कोविड शील्ड वैक्सीन है, तो आपको याद रखना है, इसे बनाती है भारत के सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है, ठीक है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे बनाती है। जबकि कोवैक्सीन कौन बनाती है, तो भारत बायोटेक बनाती है, नोट कर लीजिएगा। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक बनाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि गल्फ एयर के विमान में विस्फोट, सभी यात्री गंवाई जान। 1983 में आज ही कराची से आबू धाबी कहाँ पर है, तो यूएई में, ठीक है, यूएई में आबू धाबी जा रहा गल्फ एयर का विमान 771, विमान का नाम है 771 होता है नाम, विमान जो भी होता है ना उसमें नंबर दिया रहता है 771, बम धमाके में क्रैश हो गया था। क्रू मेंबर समेत 112 लोग मारे गए थे। जांच में सामने आया था कि आतंकी संगठन अबू निदाल ने सऊदी अरब से प्रोटेक्शन मनी पाने के लिए घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि मौसम की जानकारी जुटाने वाले ओशनसैट 2 का उपग्रह का प्रक्षेपण 2009 में आज ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मौसम पूर्वानुमान, जलवायु संबंधी अध्ययन करने और मत्स्य बहुलता, मतलब मछली का पता लगाने के मत्स्य बहुलता वाले इलाके की पहचान के लिए PSLV C14 से ओशनसैट 2 का प्रक्षेपण किया और इसके साथ 6 अन्य सैटेलाइटों को भी लॉन्च किया गया था। उसका देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया। जो भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा उसे एक तरीके से प्रचारित किया गया, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अमेरिका में बना फिल्मों का संग्रहालय, तो कहाँ बना है, कैलिफोर्निया के प्रांत के लॉस एंजल्स में बना, ठीक है, कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में बना, इसे देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं जो भी न्यूज़ ये पेपर कवर नहीं किया है उस न्यूज़ को हम लोग आगे देखते हैं। यूक्रेन ने नाटो के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया। यूक्रेन ने जो है 20 सितंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य नाटो देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। 1 अक्टूबर 2021 तक पश्चिमी यूक्रेन में होने वाले वार्षिक रैपिड ट्राइडेंट, इसे नोट कर लीजिएगा, रैपिड ट्राइडेंट सैन्य अभ्यास में जो है 15 देशों के लगभग 6000 सैनिक भाग लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा आपसे कि जो रैपिड ट्राइडेंट है, रैपिड ट्राइडेंट सैन्य अभ्यास जो है किसके किसके बीच में किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो नाटो की कंट्री हैं आपस में वही सब कंट्री करती हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यह अभ्यास यूक्रेन के यूरोपीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि कामरूप जिले के
चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित कर रहा है असम। इम्पोर्टेंट है कि कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित कर रहा है असम। असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। हालांकि चाय पार्क इसके चाय उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करेगा। पार्क में एल और पोर्ट कनेक्टिविटी भी होगी। एक छत के नीचे कार्गो और गोदाम और चाय ग्राइंडिंग, ब्लेडिंग आदि जैसी ये सब ज़रूरत नहीं। आपके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट इतना ही है कि जो कामरूप ज़िले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित कर रहा है असम। ठीक है, अब असम के बारे में आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आप असम का मैप देखिए, आपके असम है और असम की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल से लगती है। इसमें आपको याद रखना कि असम की सीमा जो है सिक्किम से नहीं लगती है, नोट कर लीजिएगा। और जो असम की सीमा जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों से भी लगती है, एक भूटान से और एक आपकी बांग्लादेश से। उसके बाद आपको याद रखना है असम के बारे में। तो असम के वर्तमान में सीएम कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा है। ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा है, नोट कर लीजिएगा। और राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 126 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 60 सीटें हैं। ठीक है, जो असम है इसका गठन कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। साथ में आपको याद रखना है कि इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जो है असम की, इसमें आपको याद रखना है कि 7 नेशनल पार्क है। ठीक है, 7 नेशनल पार्क है, जिसमें छठा जो नेशनल पार्क है इसे ई कौन है? तो रायमोना नेशनल पार्क है। ठीक है, जो छठा है वो रायमोना नेशनल पार्क है। और 7वां कौन है? दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लीजिए डिब्रू सैखोवा, दिहांग पटकाई यहाँ पर है। उसके बाद नेमारी है, काजीरंगा है, ओरांग है, मानस है और रायमोना है। इसे 7 को आपको नोट कर लेना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, फ्लोरेंस विश्वविद्यालय कॉफ़ी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेगा। तो इम्पोर्टेंट है, फ्लोरेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इटली में फ्लोरेंस विश्वविद्यालय कॉफ़ी में मास्टर डिग्री प्रदान करेगा। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो कॉफ़ी डिग्री कौन प्रदान करेगा? तो फ्लोरेंस विश्वविद्यालय जो है कॉफ़ी डिग्री प्रदान करेगा, जो इटली में स्थित है। आपको इटली का मैप भी हम दिखाएंगे लास्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस मनाया जाता है। मोटर चालकों को एक दिन के लिए अपनी कार छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए जो है हर साल 22 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि यूपी सरकार जेवर हवाई अड्डे के पास जो है 250 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी। तो इसमें आपको याद रखना है कि जेवर जो हवाई अड्डा है ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। और जेवर हवाई अड्डे के पास ही जो है 250 एकड़ में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की जाएगी। और इसकी लागत कितना आएगा? तो टोटल आपके 50,000 करोड़ रुपये के इसमें निवेश किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क में। साथ में आपको याद रखना है कि यूपी सरकार ने पहले ही नोएडा में एक मेडिकल डिवाइस पार्क की घोषणा की है। तो पूछा जाएगा कि जो मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर की जाएगी? तो नोएडा में की जाएगी। साथ में आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में पहले ही चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए 350 एकड़ जमीन निर्धारित की गई, जिसे 2 चरणों में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में जो है पहले चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए जो है 350 एकड़ ज़मीन निर्धारित की गई है, जिसे 2 चरणों में बनाया जाएगा। और कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये भी आपके नोएडा में बनाया जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना नौकायन रेगाटा और सेल परेड आयोजित करेगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जो है भारतीय नौसेना नौकायन संघ के तत्वाधान में जो है भारतीय नौसेना ने नौकायन रेगाटा और एक सेल परेड आयोजित करने की घोषणा की है। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट है कि यह नौकायन खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए
3 कमान मुख्यालय, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि नौसेना के 3 कमान मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला लिख लीजिएगा, पहला आपके जो पश्चिमी कमान है वो कहाँ पर है, मुंबई में है, पहला नोट कर लीजिए। पहली नौसेना कमान कहाँ पर है, मुंबई में है, पहला, ठीक है। दूसरा कहाँ पर है, दूसरा पूर्वी नौसेना कमान कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में, नोट कर लीजिएगा, विशाखापट्टनम में। और तीसरा कहाँ पर है, तो तीसरा आपके है कोचिंग में, ठीक है, केरल कोचिंग में स्थित है तीसरा, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसी क्रम में आगे बोला जा रहा है कि पहला कार्यक्रम जो है 23 सितंबर 2021 को एर्नाकुलम चैनल में भारतीय नौसेना वाटर मैनशिप ट्रेनिंग सेंटर कोचिंग द्वारा स्थापित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि योगेश्वर सांगवान को पराग्वे में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो इनका नाम याद रखिएगा, योगेश सांगवान को जो है पराग्वे में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के, ठीक है। तो पराग्वे का मैप भी हम देखेंगे लेकिन लास्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र न्यूयॉर्क में चल रहा है, तो हम लोग इसे देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कनाडा चुनाव में जो है जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की जीत, लेकिन बहुमत से दूर, फिर भी आपके प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, जस्टिन ट्रूडो। कल का न्यूज में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन कल हम लोग लिबरल पार्टी के बारे में नहीं देखे थे, लिख लीजिएगा कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं लिबरल पार्टी से संबंधित हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका और WB वर्ल्ड बैंक ने $92 मिलियन का समझौता किया है, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक है इसके बारे में देख लीजिए। जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना कब की जाती है, 1944 में इसकी स्थापना की जाती है, जुलाई 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक है इसके अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि वैश्विक भूख से लड़ने के लिए बाइडेन ने किया $10 बिलियन निवेश, $10 बिलियन देने का वादा। वैश्विक भूख से लड़ने के लिए जो है बाइडेन ने किया $10 बिलियन देने का वादा। तो बाइडेन कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि शम्स अप और पेसर मोहम्मद सिराज, नेक्स्ट है आपके थम्स अप, ठीक है, थम्स अप और पेसर मोहम्मद सिराज में साझेदारी की गई है। थम्स अप जो है 21 सितंबर 2021 को भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ साझेदारी की घोषणा की है। थम्स अप जो है वैश्विक कोला प्रमुख कोका कोला कंपनी के स्वामित्व वाला एक घरेलू शीत पेय ब्रांड है, हम लोग पीते भी इसे हैं। उसके बाद इसमें आपको याद रखना है कि अपने प्लेट डी अभियान के माध्यम से जो है थम्स अप जो है मोहम्मद सिराज की कठिन यात्रा को प्रदर्शित करेगा। साथ में जो अपनी विनम्र पृष्ठभूमि और रोज़मर्रा के जीवन की चुनौतियों के बावजूद सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बने, उस चीज़ को जो है एक तरीके से दुनिया के सामने पर्दे पर दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 देश का मैप देख लेते हैं, एक आपके पराग्वे का मैप देख लेते हैं, एक हम लोग इटली का मैप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पराग्वे को देखेंगे। यहाँ पर देखिए साउथ अमेरिका में पराग्वे है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में पराग्वे और बोलिविया 2 आपके लैंडलॉक कंट्री हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि साउथ अमेरिका में बोलिविया और पराग्वे 2 लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। बाकी सारे कंट्री जो हैं जिसकी सीमा समुद्र से लगती है। उसके बाद अब कनाडा आया था चर्चा में, यहाँ पर कनाडा है, देख लीजिए, ये आपके अलास्का है, ये आपके USA है। एक आपके चर्चा में आया है इटली, यहाँ पर देखिए इटली है, भूमध्य सागर में स्थित है इटली। और आपकी ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो ग्रीनलैंड पर आपकी डेनमार्क का अधिकार है, यहाँ पर डेनमार्क है, ठीक है, उसका अधिकार ग्रीनलैंड पर है। ये आपके ब्राज़ील है। और उसके बाद आज आया था फिलीपींस चर्चा में, फिलीपींस यहाँ पर है। और चर्चा में आपकी कौन आया है, ऑस्ट्रेलिया आया है, जापान आया है और USA देख ही लिए हैं। और चर्चा में आज कौन आया है हम लोग का, चर्चा में आपके अफगानिस्तान आया है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये वाला अफगानिस्तान है, ये ईरान है, ये पाकिस्तान है, ये अपना देश भारत है, ठीक है, ये अपना देश भारत है। ये आपके चाइना है, ये मंगोलिया है, ये रसिया है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।